बौद्ध जी, जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, संविधान निर्माता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आज की अध्यक्ष आदरणीय अंजू बौद्ध जी का। उन्होंने काफी अध्ययन चिंतन करके आज अपनी बात को रखा है, उनका बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सुप्रिंटेंडेंट जेल अधीक्षक साहब का, राजेंद्र गायकवाड़ साहब का। सरकारी नौकरी और आईपीएस कैडर में रहने के बाद भी उन्होंने बेहिचक नौकरी में होने के बाद भी अपनी बात को रखा, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। पश्चिम बंगाल से हमारे शारन अम्भोरे जी का, उन्होंने भी अपनी बात को वो कह रहे थे कि मुझे हिंदी नहीं आती है, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अ, हिंदी को भी बहुत अच्छे से रखा और बाबा साहब की उस समय की बात उन्होंने याद कराई जब मूवमेंट बाबा साहब खड़ा कर रहे थे और उस वक्त पश्चिम बंगाल ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया था। इतना अच्छा रिजल्ट महाराष्ट्र ने भी नहीं दिया था जितना अच्छा रिजल्ट पश्चिम बंगाल ने दिया था। हमारे दूसरे साथी वक्ताओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। देश भर से जो साथी जुड़े हैं सबका बहुत बहुत आभार। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी, जूम को होस्ट कर रहे हैं मुकेश बौद्ध जी, और आज का संचालन कर रहे हैं हमारे युवा उत्साही नौजवान संघ प्रिय कमलेश बौद्ध साहब, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। मैं 3 बिंदुओं पे अपनी केवल 3 मिनट में बात रखूंगा, ज्यादा समय नहीं रखूंगा। पहला बिंदु कि 24 सितंबर को हम लोग धिक्कार दिवस मनाते हैं। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा मान्यवर काशीराम साहब के जीवन की घटना। जब वो पूना में काम कर रहे थे सरकारी नौकरी छोड़कर, तो बहुत सारे लोग 24 सितंबर को अधिकार दिवस मनाने लग गए। अधिकार दिवस मनाने लग गए, ऐसा हमारे एक सम्मानीय वक्ता ने इसको नोट किया था, तो मुझे भी याद आ गया। तो मान्यवर काशीराम साहब हमेशा जब तक जांच पड़ताल नहीं कर लेते थे उस बात को मानते नहीं थे। तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित पूना पैक्ट को पढ़ा और पढ़कर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इसका धिक्कार किया था, और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट हैं, उनके दाएं हाथ हैं, वो इसको उत्सव मना रहे, खुशी मना रहे हैं। तो ये तो सब गड़बड़ हो गया, उल्टा सीधा हो गया। तो उन्होंने इसको यहाँ नोट किया और पूरे देश भर में फिर उन्होंने पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के नाम से, मैं समझता हूँ 100 से अधिक रैलियां पूरे देश में थी, और उन्होंने बताया कि ये 1932 को 24 सितंबर को जो गठबंधन हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसका कुछ ही समय बाद बाबा साहब ने तत्काल इसका बहिष्कार कर दिया था और 25 सितंबर के तमाम मीडिया में ये छपा था 1932 में। तो आज जो हम लोग चल रहे हैं वो मान्यवर काशीराम साहब के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। एक बात कोर्ट की हमारे मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र प्रसाद गायकवाड़ साहब ने, कि पूना पैक्ट में जो हानि हुई थी, जो नुकसान हुआ था, और जो बाबा साहब चाहते थे उसको गांधी एंड कंपनी, अर्थात मैं उसे गांधी एंड कंपनी नहीं मानता, मैं उसको मनुवादी व्यवस्था मानता हूँ। मनुवादी व्यवस्था ने जो उसको पलट दिया था, वो मनुवादी व्यवस्था ने जो पलटा था उसको कांशीराम साहब ने पलट दिया। और कांशीराम साहब ने दर्जनों रैलियों में कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सेपरेट इलेक्शन लेकर आए थे, और सेपरेट इलेक्शन से उनका मतलब था कि सही जनप्रतिनिधि चुनकर भारत की लोकसभा में और विधानसभा में पहुंचे। लेकिन गांधी एंड कंपनी ने बड़ी चालाकी से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया। तो आज हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कोशिशों को कामयाब करना चाहते हैं।
तो उन्होंने ये किया कि उस समय वो बात केवल शेड्यूल्ड कास्ट के लिए थी। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन बनाया, एससी, एसटी, ओबीसी प्लस माइनॉरिटीज को मिलाकर उन्होंने कहा कि जब हम बहुजन बना लेंगे, हम 85% समाज को इकट्ठा कर लेंगे, साहू फुले और अंबेडकर की बात उन तक पहुंचा देंगे, तो बाबा साहब का मूवमेंट पूरा हो जाएगा। अर्थात हम अपने ही वोट से अपना स्वतंत्र जनप्रतिनिधि चुनने में कामयाब होंगे। तो जैसा बाबा साहब सेपरेट इलेक्शन के माध्यम से चाहते थे, स्वतंत्र प्रतिनिधि चुनना चाहते थे, तो हम उस मिशन को पूरा कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने बड़ी तेजी से और बड़ी ताकत से पूरे भारत में तैयारी की और उसमें बड़े पैमाने पर हमें मध्य प्रदेश में कामयाबी मिली, हमारे सांसद जीते। पंजाब में हमें कामयाबी मिली, हमारे सांसद जीते। हरियाणा में हमें कामयाबी मिली, हमारे सांसद जीते। और उत्तर प्रदेश में भी हमें कामयाबी मिली, हमारे सांसद जीते। और भारत के 14 राज्यों में हमारे उस समय विधायक जीते, 14 राज्यों में। और पार्टी राष्ट्रीय बनी, यानी शेड्यूल कास्ट का दायरा बढ़ाकर मान्यवर काशीराम साहब ने उसको 85% में ला दिया। वो सफलता रही। कुछ कारण रहे जिस कारण से अ, हम लोग थोड़ा सा कमजोर पड़ गए। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। एक बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सब रहा। दूसरी बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि 9 अक्टूबर 2006 को जब माननीय काशीराम साहब हमारे बीच में नहीं रहे, तो एक बड़ी चोट ये हुई हमारे साथ, बड़ा दुख ये हुआ कि महापुरुषों की विचारधारा को और सही राष्ट्रवादी विचारधारा को अ, लोगों ने घुमा फिरा कर उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो बड़े पैमाने पर समाज गुमराह हुआ। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो बनाई गई, जिसकी स्थापना की गई, वो इसी मकसद के लिए की गई कि जो हमारा मकसद है, जैसे कांशीराम साहब कहते थे, कोई एमएलए एमपी बने या ना बने, लेकिन साहू फूले अंबेडकर की विचारधारा नहीं रुकनी चाहिए। तो हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से हमारे सभी जिम्मेवार साथियों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बेशक छोटा प्लेटफॉर्म हम लोग बना पाए या हम लोग कम लोगों को जोड़ पाए, लेकिन सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए हम साहू फूले अंबेडकर प्लस मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को नहीं रुकने देंगे। जितने भी संसाधन हम पर उपलब्ध होंगे हम उनका इस्तेमाल करेंगे और महापुरुषों की विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मुझे आज इस बात की बेहद खुशी है कि बहुत ज्यादा संख्या में ना सही, कम संख्या में ही सही, लेकिन पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में आज मूवमेंट के फॉलोअर, आंदोलन के अनुयायी तैयार हो गए हैं कि आज बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई पश्चिम बंगाल से अपनी बात रख रहे होते हैं, कोई छत्तीसगढ़ से अपनी बात रख रहे होते हैं, कोई झारखंड से अपनी बात रख रहे होते हैं, कोई उत्तर प्रदेश से अपनी बात रख रहे होते, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी जो फूलों का गुलदस्ता है वो छोटा जरूर है, लेकिन हर बागी, हर डाली का है। बस अब हमें इसके बीज को और खाद और पानी को बढ़ाना है। इसका बीज, खाद और पानी हमको बढ़ाना है, तो इसका एक बड़ा बाग तैयार करना है। तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है, जिसमें जैसे कल हम 23 सितंबर को संकल्प दिवस मनाए, बहुत ज्ञानवान बुद्धिमान लोगों ने हमारी आज बात रखी। आज 24 सितंबर को धिक्कार दिवस पे भी हमारे बहुत सारे बुद्धिमान बोलना चाहते थे। कई साथियों ने मुझे फोन भी किया कि साहब 5 मिनट का हमें समय मिल जाए। तो मैंने कहा देखो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि कौन कितना बुद्धिमान है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए ये मायने रखता है कि अनुशासन क्या है। अनुशासन ये है कि हमने 4 साथियों का नाम फाइनल कर दिया है, तो वो 4 साथी ही अपनी बात आज रखेंगे। शेष हम आगे, आप हमारे संपर्क में रहिए, हम निश्चित रूप से आपको मौका देंगे, क्योंकि देश भर में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है, हम उसकी टॉर्च लेकर तलाश कर रहे हैं, टॉर्च लेकर हम ढूंढ रहे हैं। हमको बोलने वालों का, वक्ताओं का, स्पीच करने वालों का
बहुत बड़ा एक जनसमूह तैयार करना है। और राष्ट्रीय बौद्ध एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम 7 लाख गांव और 5 लाख मोहल्लों शहर में ले जाना चाहते हैं। तो हमको तो 12 लाख स्पीकर चाहिए, 12 लाख वक्ता चाहिए, जो एक एक गांव में 2.5 घंटे 3-3 घंटे धम्मदेशना देकर धम्म उपदेश कर कर इस देश के 140 करोड़ लोगों को तैयार कर सके। तो आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा आवश्यकता राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को है, हमको है। लेकिन सिस्टम में रहकर, ये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, तीसरी बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर दूंगा। वो मैं कहना चाहता हूं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कि किसी भी व्यक्ति के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो वो व्यक्ति कहता है, बेटा पैदा होता है तो कहता है मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर बनेगा, मेरा बेटा शेर बनेगा, मेरा बेटा शेर बनेगा, और बड़ा सीना फुला के कहता है। लेकिन जब हम इतिहास में देखते हैं तो घर में वफादार कौन है? तो घर में वफादार तो कुत्ता है। कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता अपनी जान दे देता है लेकिन कभी अपने मालिक के ऊपर आंच नहीं आने देता, मालिक को नुकसान नहीं होने देता। तो घर का वफादार कौन है? वो तो कुत्ता है। तो कुत्ता जब वफादार है, कुत्ता जब अपने मालिक पे कभी आंच नहीं आने देता, स्वयं अपनी जान दे देता है लेकिन अपने मालिक की रक्षा करता है, अपने घर की रक्षा करता है, तो फिर कारण क्या है? अब हमें इसका ये कारण ढूंढना है कि कभी कोई बुरे से बुरा व्यक्ति, शराबी, जुआड़ी, नालायक, गरीब, अमीर, कभी अपने बेटे को ये नहीं कहता कि मेरा बेटा कुत्ता है या मेरा बेटा कुत्ता बनेगा। सारे लोग ये कहते हैं कि मेरा बेटा शेर बनेगा, लेकिन शेर की तो कोई वफादारी नहीं है। वो तो अपने जंगल में अनेक जानवरों को मार देता है, खा जाता है, अपना भोजन बना लेता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मेरा बेटा शेर बनेगा। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मेरा बेटा कुत्ता बनेगा। तो भाई ऐसा कारण क्या है? तो मैंने इसका बड़े गंभीरता से अध्ययन किया, और अध्ययन करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भाई कारण क्या है। तो मैं कारण पर पहुंचा, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब कोई गिद्ध मरता है तो हजारों गिद्ध उसका शोक जताने के लिए ऊपर आ जाते हैं। जब कोई कौआ, जैसे कौवा हम लोग बोलते कौआ मरता है, कोई चिड़िया मरती है, तो सैकड़ों कौआ चिड़िया उसका शोक मनाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब कोई कुत्ता मरता है, जब कोई कुत्ता मरता तो एक कुत्ता भी उसको सूंघने नहीं आता, उसका शोक मनाने के लिए कभी कोई कुत्ता उसके पास नहीं आता। तो मैंने गंभीरता से चिंतन चिंतन किया कि भाई कुत्ता के ही साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुत्ता जो है वो अपने मालिक का तो वफादार होता है, लेकिन अपनी कौम का वफादार नहीं होता, अपनी जाति का वफादार नहीं होता, वो अपनी बिरादरी का वफादार नहीं होता। वो अपने मालिक का वफादार तो होता है, लेकिन वो अपनी समाज का वफादार नहीं होता। इसलिए समाज कभी भी उसका शोक नहीं मनाता, समाज का गद्दार होता है वो। इसलिए कभी दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मेरा बेटा कुत्ता बनेगा। मैं ये बात इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पूना पैक्ट के जो नतीजे हमारे सामने आए, 131 सांसद जो हमारे आज पार्लियामेंट में बैठे हैं, 2000 से अधिक हमारे एमएलए भारत की 30 विधानसभाओं में बैठे हैं, वो मालिक के तो वफादार हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं, लेकिन वो समाज के वफादार नहीं है। अर्थात हम उन्हें शेर नहीं कह सकते। और बाबा साहब समाज में सेपरेट इलेक्शन के माध्यम से, पृथक निर्वाचन के माध्यम से शेर पैदा करना चाहते थे, टाइगर पैदा करना चाहते थे। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने बाबा साहब की सोच को पलट दिया, तो वहां शेर पैदा नहीं हुए, कौन पैदा हुए? समझ रहे आप लोग? समझ रहे हैं ना आप लोग? उसी का रोना, उसी का रोना हम आज तक रो रहे हैं, 90 वर्षों में हम रो रहे हैं। अंबेडकर साहब चाहते थे कि पार्लियामेंट में मेरे शेर जाएं, कम जाए, संख्या कम हो कोई बात नहीं, लेकिन शेर होने चाहिए, शेर की तरह दहाड़े, विधानसभा में मेरे लोग शेर की तरह दहाड़े।
लेकिन गांधी एंड कंपनी अर्थात मनुवादी व्यवस्था के लोग बड़े चालाक थे। उन्होंने सेपरेट इलेक्शन को जॉइंट इलेक्शन करके शेर की जगह, टाइगर की जगह कुत्तों का आविष्कार कर दिया, कुत्तों का आविष्कार कर दिया। और वो कुत्ते मालिक की वफादारी करते हैं, मालिक के सामने पूंछ हिलाते हैं और अपनी बिरादरी को काटते हैं। तो आज ये मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से जो बाबा साहब का संकल्प था, जो फूले साहू का संकल्प था, जो बुद्ध का संकल्प था, और जो कांशीराम साहब ने पूना पैक्ट को बदल दिया था बहुजन बनाकर, हम बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का नारा, बुद्ध का नारा बुलंद करके फिर अपने महापुरुषों की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। और इसमें हमें तीनों प्रकार के लोग चाहिए। हमें पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग भी चाहिए जो समाज को एक्सप्लेन कर सके। हमको दान देने वाले लोग भी चाहिए, धन का सहयोग करने वाले लोग भी चाहिए, जिससे हम मूवमेंट को चला सके। जैसे मैं अब जूम पे बोल रहा हूं, हम सब लोग जूम पे मीटिंग करते हैं तो इसका 14,000 रुपए महीने का खर्चा है। अगर पैसा नहीं होगा तो हम कैसे कर लेंगे, ये भी हमें चाहिए। और जनसमूह तैयार करने के लिए, नारा लगाने के लिए, झंडा लगाने के लिए, पोस्टर लगाने के लिए, रैली निकालने के लिए और बड़ी बड़ी विशाल कार्यक्रम करने के लिए हमको अनपढ़, निर्धन वो समाज भी चाहिए। हमको तीनों वर्ग चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी तेजी से इसमें सफलता मिल रही है। और चंद समय में हम अपने साथियों के माध्यम से, कम साथियों के माध्यम से आज भारत के 37 राज्यों में भी नेटवर्क खड़ा करने में सफल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कामयाबी है। अंतिम अपील बस मैं करना चाहता हूं, 27 सितंबर को जो 10 सूत्रीय हमारा मांग पत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में जितनी ताकत से प्रदर्शन कर सकते हैं करिए। मीडिया आपका सहयोग नहीं करेगा। आज हम तीन लोग भारत को पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं। तीन कौन? एक, इस देश के बड़े पूंजीपति जो 10 की संख्या में होंगे, अडानी अंबानी जैसे लोग, ये लोग इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो बहुत टॉप के पूंजीपति हैं, जो लाखों करोड़ों के, अरबों के मालिक हैं, वो पूंजीपति। एक वो। दूसरा, इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को पुनः लाना चाहते हैं वो लोग। और तीसरा, इस देश का मीडिया। तीसरा, इस देश का टीवी, टेलीविजन, अखबार, न्यूज़पेपर। ये जनहित की बातें जो है, जो देश के हित की बातें हैं, जो देश के लोगों के हित की बातें हैं, उनके लिए इनके पास स्थान नहीं है, जगह नहीं है। और फालतू की बकवास के लिए इनके पास तमाम सारा स्थान है, तमाम सारी जगह है। तो आपकी लड़ाई इस समय 3 किस्म के लोगों से है। एक पूंजीवाद से है, दूसरा मनुवाद से है, और तीसरा मनुवादी मीडिया से है। बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण करना होगा। और नियंत्रण किए बगैर हम देश को प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत नहीं बना सकते। नियंत्रण किए बगैर हम इसको अशोक सम्राट के सपनों का भारत नहीं बना सकते। तो आज इसलिए एक कदम जब आगे बढ़ा ही दिया है तो हमें कदम बढ़ाना है। मैं बुद्ध की एक बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। एक उनके शिष्य ने कहा कि तथागत, आपके मार्ग पर मैंने पहला कदम रख दिया है, अब मेरे लिए क्या निर्देश है? तो बुद्ध ने कहा कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो जब तक मंजिल ना प्राप्त हो जाए तब तक कदम को रुकने मत देना। एक कदम बढ़ाकर, एक कदम रखकर तुमने रास्ता तो चुन लिया है, लेकिन रास्ता तय मंजिल तक चलने से होगा। यदि मंजिल तक नहीं चलोगे तो रास्ता आपको, मंजिल आपको प्राप्त नहीं होगी। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये महापुरुषों के आंदोलन के संकल्प को पूरा करने का कदम तो आगे बढ़ा दिया है, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे कदम
हमारा मार्ग, हमारा रास्ता रुकना नहीं चाहिए। 24 घंटे में अगर हम 24 घंटे नहीं दे सकते हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा समाज को दे दीजिए। सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा समाज के नाम कर दीजिए। 1 घंटे में ही सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन की बड़ी ज्वाला, बड़ा तूफान भारत की धरती पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः एक बार अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी का भी, संचालक अपने संघ प्रिय बौद्ध जी का भी, और जितने साथी देश भर से जुड़े उनका भी। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं, ये मान्यवर काशीराम साहब कहते थे। तमन्ना सच्ची हो तो रास्ते निकल ही आते हैं, और तमन्ना झूठी हो तो बहाने भी हजार आते हैं। जीवन में आज मैंने मीटिंग ली थी कुछ लोगों की, मैंने उनको कहा, नो रीजन ओनली रिजल्ट। अपने जीवन में एक लाइन लिख लीजिए, नो रीजन ओनली रिजल्ट। हमें कारण नहीं चाहिए, हमें नतीजा चाहिए। आज समझ रहे आप लोग मेरी? नो रीजन। लोग करते क्या, रीजन बताते, साहब ये वजह हो गई, साहब ये वजह हो गई, साहब ये वजह, नहीं, कोई मतलब नहीं। नो रीजन ओनली रिजल्ट। हम अपने 100 लोग जुड़े हैं, 100 लोग अपने जीवन में ये संकल्प ले लें कि कारण चाहे जितने हो, हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे, अपने मिशन को पूरा करेंगे। यही हमारी तमन्ना है। ये 100 लोग 140 करोड़ लोगों पे भारी पड़ेंगे। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। उन्हें एक बार जितने साथी जुड़े सभी का आभार व्यक्त करते हुए, और ये निवेदन करते हुए कि 27 सितंबर को भी आप किसान आंदोलन का समर्थन करें और मांगों के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। हमने कही थी फेसबुक पे आप लाइव हो जाइए, लेकिन आप लोग ज्यादा लाइव नहीं हुए हैं। मैं अभी 100 लोग जुड़े, सबसे कह रहा हूं, कल से आप पूरे दिन, आपकी कल कोई मीटिंग नहीं है 25 को, आप कल पूरे दिन और रात को 9 बजे भी, 10 बजे भी, जब जब टाइम मिले, अपने फेसबुक पेज पर आकर 10 सूत्रीय जो ज्ञापन है लाइव होकर आप लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपके फेसबुक आईडी में 5000 लोग होते हैं, अगर 100 लोग फेसबुक लाइव होकर इस बात को रखेंगे तो 5 लाख लोगों तक वह बात पहुंचेगी। और उनको आप निवेदन करिए कि आप लोग इसको शेयर करें, अपनी फेसबुक पेज पर से इसको शेयर करें, और 5 लाख लोग शेयर करेंगे तो 5 करोड़ लोगों तक ये आवाज पहुंचेगी। छोटे छोटे साधनों को, छोटे छोटे संसाधनों को हम बड़ा शस्त्र बना सकते हैं, बड़ा हथियार बना सकते हैं। ये मेरा आपसे निवेदन है। और ये निवेदन करते हुए कि अब मंगल गाथा के माध्यम से आज के कार्यक्रम को समापन करने की कृपा करें। आपने मेरी बात को सुना, आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस संकल्प के साथ कि हमारे जीवन का जो कदम रख दिया है हमने, अब ये मंजिल प्राप्त किए बगैर वापिस नहीं होगा। इस संकल्प के बाद हम लोग आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी साथी अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, और अब हम मंगल गाथा के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जय भीम सर। सभी साथी एक साथ अपने स्वर में कुछ मेरे सवाल थे सर, उसको समझ नहीं पाए थोड़ा सा। सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चके मिनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चके मिनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः, सबे होन्तु चके मिनु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, सबे मा किंचित् भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः।
भला हो सब जगत का सुखी रहो सब लोग दुखियों के दुख दूर हो सब रोग आज के वेबिनार के साध समापन की घोषणा की जाती है। साध सभी उपस्थित आदरणीय जनों का सादर नमो बुद्धाय। जय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय सर जी, नमो बुद्धाय सभी को। नमो बुद्धाय।